नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अपने टॉपिक चल रहे थे पशु परिचर के संदर्भ में, आज अपन बात करेंगे जैसे पशु रोगों के बारे में, एनिमल डिजीज। यानी कि अगर बात करें अपन पशु रोगों के बारे में, पशु रोग, आज बात करने वाले हैं अपन एनिमल डिजीज यानी कि पशु रोग। अब पशु रोग की अगर अपन बात करते हैं तो देखो पशुओं में अलग अलग प्रकार के रोग अपन को देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि कौन सा रोग किस प्रकार का है, जैसे जीवाणु जनित है या विषाणु जनित रोग है। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन आ जाता है, तो अपन इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, जैसे कौन कौन से रोग होते हैं। अपन बात करेंगे जैसे कि एक तो अपन पढ़ेंगे इनके अंदर जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग यानी जीवाणु को बैक्टीरिया भी बोलते हैं। जीवाणु जनित रोगों के बारे में आज अपन देखेंगे, ये कौन कौन से होते हैं, इसकी एक ट्रिक देखेंगे। देखो अगर बात करें जीवाणु जनित रोगों के संदर्भ में अपन, तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं देखिएगा। आपको ओनली एक नाम याद रखना है, मंगल को फिर किया हो गया। इससे आपके जो इंपॉर्टेंट जो रोग हैं पशुओं में वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे में से होता है मैस्टाइटिस, और मैस्टाइटिस को अपन क्या बोलते हैं, थनैला बोलते हैं। मैस्टाइटिस को क्या बोल सकते हैं, थनैला बोल सकते हैं। ऐसे होता है आपके एंथ्रेक्स, इंपॉर्टेंट रोग है एंथ्रेक्स में। इसके अलावा बात करते हैं ना से होता है निमोनिया। निमोनिया के अलावा बात करें तो जैसे जी हो गया, जैसे हो गया गलघोटू जो गले में होता है। इसी के अलावा अगर ऐसे बात करें फिर वापिस, तो एक रोग होता है जिसका नाम क्या है, अतिसार। एल से होता है लंगड़ी। लंगड़ी रोगों को अपन चुरचुरिया भी बोलते हैं। का से होता है कोक्सोस। इसके अलावा फिड़किया से होता है फड़किया, या इसे फड़किया भी बोल देते हैं, फड़किया। है से होता है हैजा। ये आपके महत्वपूर्ण जो रोग हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहला हो गया मैस्टाइटिस, दूसरा हो गया एंथ्रेक्स, तीसरे नंबर पे है निमोनिया, चौथे नंबर पे है गलघोटू, पांचवें नंबर पे है अतिसार, छठे नंबर पे है लंगड़ी, सातवें नंबर पे है कोक्सोस, और आठवें नंबर पे है फिड़किया, और नौवां रोग हो गया हैजा। यानी कि ये 9 रोग आपके हो जाते हैं जो जीवाणु जनित हैं। अपने अधिकतर यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है और कौन सा विषाणु जनित रोग है। अब देखो मैस्टाइटिस की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, यानी थनैला, ये थनों में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। जैसे आपने पशु के आयन देखे होंगे, पशु के आयन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाय भैंस है, उसके आयनों में क्या हो जाती है, कई बार गांठें हो जाती हैं, या कह सकते हैं तो गांठें होने पर क्या होता है, आयन खराब हो जाता है। और ये क्या है, जैसे अपन अंगूठा विधि युद्ध ले लेते हैं तब ये दूध निकालने से हो जाता है। अब आयनों में गांठें हो जाती है तो
आयन खराब हो जाते हैं और इसी रोग को अपन थनैला बोलते हैं। ये एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें सर्वाधिक आर्थिक हानि होती है पशुपालक को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो दूध होता है, दूध पहले पीले रंग का होता है और बाद में लाल रंग का हो जाता है। तो इसके लिए एक परीक्षण किया जाता है, परीक्षण, और उस परीक्षण का नाम है स्ट्रिप का परीक्षण, यानी कि स्ट्रिप कप परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? स्ट्रिप का परीक्षण। यानी इस रोग के अंदर क्या होता है, एक कप लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कांच का गिलास है या कप है, उसके अंदर दूध निकाल लेते हैं और दूध निकालने पर जैसे उसमें देखते हैं कि मान लीजिए अगर दूध पहले पीला था और फिर लाल रंग का होने लग जाता है और उससे अपन को पता चल जाता है कि ये कौन सा रोग है, थनैला, यानी थनों में सर्वाधिक ये रोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें एंथ्रेक्स के संदर्भ में, तो एंथ्रेक्स रोग में क्या होता है कि ये एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। कौन सी रोग में? एंथ्रेक्स रोग। इस रोग में क्या होता है, देखो अगर बात करें तो यह रोग एक ऐसा रोग है, इसे जॉन्टिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस रोग में मनुष्य से पशु में और पशु से मनुष्य में ये रोग फैलने का डर रहता है। इस कारण ये जॉन्टिस के दो या फिर इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते। इसके अलावा इसको उल शूटर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। जब आगे पढ़ेंगे, जब देखेंगे इनके बारे में। उल शूटर डिजीज का मतलब है कि ऊन की फैक्ट्रियों में जो व्यक्ति काम करते हैं उनमें यह रोग देखने को सर्वाधिक मिलता है। इसके अलावा इसे शिपिंग फीवर के नाम से भी जानते हैं। शिपिंग फीवर यानी बेडों में यह रोग सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसे पनिया जवर के नाम से भी जानते हैं। इसे गिल्टी जवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रभावित अंग होते हैं वो रक्त होता है, पलिया होता है, समस्त बाहरी ऊतक इससे प्रभावित होता है। जिस प्रकार अपन ने थनैला के अंदर देखा। अब देखो अपन क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए दूध निकालते हैं तो क्वेश्चन आता है, जैसे अपने पशु परीक्षण के अंदर, जैसे अपन आगे देखेंगे जब दूध निकालने की विधियों के संदर्भ में बात करेंगे, तो दूध निकालने की जो मुख्यतः विधियां होती हैं, देखो एक तो होती हाथ के द्वारा, एक होती मशीन, एक तो होती हैंड मिल्किंग और एक होती मशीन मिल्किंग। तो इसमें क्या होता है कि हाथ के द्वारा दूध निकालने की मुख्यतः 3 विधियां मानी जाती हैं। पहली विधि होती है जो होती है पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त का मतलब होता है कि जिस प्रकार ये अपना हाथ है, पूर्ण हस्त विधि दूध निकालने की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। लेकिन अपन अधिकतर जो यूज लेते हैं विधि, वह अंगूठा विधि यूज लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। उसमें क्या होता है, जैसे अंगूठे के द्वारा दूध निकाला जाता है तो ऐन में क्या हो जाती है, गांठें हो जाती है, इसलिए दोषपूर्ण विधि मानी जाती है अंगूठा विधि। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो छोटे पशु होते हैं, छोटे ऐन वाले पशु होते हैं, उनमें दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो चुटकी विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। पूर्ण दूध निकालने के लिए कौन सी विधि, चुटकी विधि। अब मान लीजिए अपन ने दूध निकाला, एक टॉपिक आता है स्वच्छ दूध उत्पादन। स्वच्छ दूध उत्पादन का मतलब है, जैसे अभी अपन जो दूध यूज लेते हैं, देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके अलावा अपन जो देखते रहते हैं, ये क्या है, स्वच्छ नहीं है। ये स्वच्छ दूध किसको बोलते हैं, ऐसा दूध हो जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट न हो। जैसे अभी अपन देखते हैं अपना जो दूध होता है, अपन दूध निकालने के लिए अक्सर जो काम में लेते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो देखो इसमें एक बाल्टी, मान लीजिए अपन बाल्टी भी काम में लेते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में चौड़े मुंह वाली बाल्टी काम में लेते हैं दूध निकालने के लिए। तो ये भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अपन को दूध निकालने के लिए हमेशा एक तो सकड़ी मुंह वाली बाल्टी काम में लेनी चाहिए। और वे इसलिए लेना चाहिए कि जो बाहर की जो हवा के कारण, जो धूल के कारण, इसके अलावा जो भी बाहरी गंदगियां होती हैं वो उसमें आके नहीं गिरे।
इसलिए एक तो वही यूज लो, एक बाल्टी सूखी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपकी मान लीजिए कोई भी बाल्टी वगैरह गीली है तो अभी स्वच्छ दूध उत्पादन के अंदर नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा आप क्या करते हो, जैसे दूध निकालने से पहले पैन को गीला करते हो तो वह भी अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए दूध निकालने के लिए स्वच्छ अगर दूध उत्पादन करना है आप लोगों को तो एक तो इन विधियों को अपनाना पड़ेगा। जैसे अपन देखते हैं दूध को जैसे अपन छानते हैं तो उसके अंदर जैसे कुछ बाल वगैरह, कुछ भूसी के दाने वगैरह कुछ अपन को ऐसे दिखने को मिलते हैं, तो वह क्या है, अशुद्ध दूध है। तो आगे दूध वाले चैप्टर के अंदर इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एंथ्रेक्स रोग के बारे में देखो मैंने आपको बताया, निमोनिया में क्या होता है, जैसे पशुओं में भी होता है और मनुष्य में भी होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी निमोनिया हो जाता है। अब पशुओं में निमोनिया कब होता है, सर्दी के दिनों में। अब इसमें क्या करना चाहिए, अगर बड़े पशु हैं तो जैसे शराब पिला देते हैं पशुओं को सर्दी को दूर करने के लिए, तो वह भी दूध ले सकते हैं। गलघोटू रोग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पशु गुर की या गर की आवाज करता है, तो गलघोटू के अंदर करता है, क्योंकि इसमें गले से संबंधित ये रोग माना जाता है गलघोटू रोग। गुर की आवाज आती है इसके अंदर। और अगर बात करें चर की आवाज किसमें आती है, तो लंगड़ी रोग में आती है। इसमें क्या होता है, पिछले जो कुत्ते होते हैं उन पे सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, इसमें ब्लैक कलर के धब्बे बन जाते हैं। जैसे ही उस पर अपन चीरा लगाएंगे तो चीरा लगाने वाले पर एक काला रक्त निकलेगा। काला रक्त निकलेगा तो उसमें क्या है, सड़ी मक्खर जैसी गंध आती है। तो कौन से रोग में चर की आवाज आती है, चुर की आती है, तो लंगड़ी हो जाएगा। और कौन से रोग में गर की आवाज या गुर की आवाज आती है, तो कौन सा हो जाएगा, गलघोटू हो जाएगा। इनको नोट कर लो, फिर आगे देखेंगे जैसे ये जापड़ किया, इनके बारे में सभी के बारे में विस्तार से चर्चाएं करेंगे। पहले आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपके कंप्लीट जीवाणु जनित रोग हुए जो इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से। बाकी और भी होते हैं, इस मनुष्य में भी होता है, बाकी अपने पशुओं से संबंधित पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। लिया हुआ, चलिए नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विषाणु जनित रोगों के बारे में। विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित विषाणु जनित रोग में से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा रोग विषाणु जनित है। देखिए गए कौन कौन से। इसमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है सरी। क्या याद रखना है, सरी, मेरा BF SP, सरी मेरा BF SP है। यानी इसमें इंपोर्टेंट एक तो कौन सा रोग होता है, ससर्ग रोग। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में ये क्वेश्चन आया था, ससर्ग वाला। वैसे आपको याद रखना है रेबीज। रेबीज जो रोग होता है ये भी कैसा है, विषाणु जनित है। एंड से होता है मैरेक्स। मैरेक्स भी कैसा है, विषाणु जनित है। रानीखेत जो रोग होता है ये मुर्गियों में सर्वाधिक देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट रोग है। बी से होता है बलूटन रोग होता है। एफ से होता है FMD,
FMD यानी खुरपका मुंहपका रोग, खुरपका मुंहपका रोग FMD, फूट एंड माउथ डिजीज रोग। ठीक है, ऐसे जैसे अपन बात करें, ऐसे होता है स्वाइन फ्लू, यस स्वाइन फीवर, बुखार या फ्लू। टी से होता है प्लेग, यानी कौन सा प्लेग? पशु प्लेग। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रोग हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे रानीखेत है, FMD है, पशु प्लेग है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी सरी मेरा BFSP है, इससे आपका काम चल जाएगा। आपको एक तो रानीखेत याद रखना है, सर के याद रखना है, इसके अलावा एक FMD, एक आपके जैसे प्लेग रोग है, इसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं जैसे कुछ, जैसे मान लीजिए लंपी है, लंपी वायरस, ये भी विषाणु जनित है, जो भी गायों में देखने को मिला था अपन को, लंपी है ना। जैसे कोरोना है वो मनुष्य के अंदर होता था, तो लंपी। इसके अलावा जैसे बात कर सकते हैं टाइफाइड है ना। तो ये जैसे अपन को ये अपने मुख्यतः जो रोग है विषाणु जनित रोग हैं। सरी मेरा BFSP है, स से ससर्ग से रेबीज में से मेरेक्स से रानीखेत में से ब्लूटम, F से FMD, S से स्वाइन फ्लू और P से प्लेग या पशु फाउल पॉक्सी में होता है। चलिए इनके बारे में भी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए भाई। अब देखेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बाह्य, एक होते हैं आंतरिक। बाह्य एवं आंतरिक लिख लीजिएगा इनके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे तीसरा रोग है आपके प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी परजीवी भी बोल सकते हैं प्रोटोजोआ। ये एक होते हैं बाह्य और एक होते हैं आंतरिक। एक होते हैं बाह्य, एक होते हैं आंतरिक। बाह्य परजीवी या बाह्य प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से? जैसे बाहर, जैसे अपन देखते हैं जूं है, चिचड़ी है, चिचड़ा या चिचड़ी भी बोलते हैं। इसके अलावा जोंक, पिस्सू, शल्क, गोंगा, ये कैसे हैं? बाह्य परजीवी। आंतरिक परजीवी जैसे सर्रा रोग, गोलकर्मी, पीथाकर्मी, एस्केरिस, ये कैसे हैं? आंतरिक परजीवी। सर्रा रोग, गोलकर्मी, पीथाकर्मी, एस्केरिस, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा और आगे देखते हैं, इनको नोट कर लो। बाह्य परजीवी जैसे आपने देखा, जूं होती है, चिचड़ी होती है, जोंक होती है, पिस्सू होता है, शल्क होता है और गोंगा होता है। आंतरिक सर्रा रोग होता है, गोलकर्मी, पीथाकर्मी, एस्केरिस। चलिए आगे देखते हैं।
ये आपने नोट कर लिया होगा। चौथे नंबर पे देखते हैं जन्मजात रोग। कौन सा रोग? जन्मजात रोग। पिछली बार ये शायद 12th बोर्ड में आया था क्वेश्चन। जन्मजात रोग होता है प्रीमार्टिन। कौन सा रोग होता है? प्रीमार्टिन होता है। और एक टीबी होता है जिसे बोलते हैं क्षय रोग, टीबी। ये कैसे हैं? जन्मजात रोग होते हैं। एक लास्ट में आपको बचता है जैसे उपापचय रोग। उपापचय जवर, यानी कि इसे अपन बोलते हैं दुग्ध बुखार, ये इसे ही बोलते हैं दुग्ध जवर, या इसे ही बोलते हैं प्रसवकालीन रोग। प्रसवकालीन रोग यानी ये रोग कब होता है? जब पशु ब्याता है, प्रसव पीड़ा होती है। या इसे ही बोल सकते हैं अपन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। इसमें एक याद रखना है आपको कि एक मात्र ऐसा रोग है जिसमें पशु का तापमान कम होता है, बाकी सभी में बढ़ता है। इनको भी नोट कर लो और फिर पढ़ेंगे एक एक रोग के बारे में चर्चाएं करेंगे कल से। ये अपनी कुछ क्लासेस अपन ने देखी पशु एनिमल डिजीज के बारे में, पशु रोगों के बारे में देखा। अब इनके बारे में एक एक रोग के बारे में पढ़ेंगे, इनकी वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी लगाया जाता है, टीका कौन सा लगाया जाता है, इनके बारे में, इनके लक्षण देखेंगे, इनके बारे में चर्चाएं करेंगे एक एक रोग के बारे में कल। ठीक है, धन्यवाद। इनको आप नोट कर लीजिएगा।